हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने हार्ड वाटर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि कठोर जल से किस प्रकार हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्या क्या हानियाँ होती है कठोर जल की। कठोर जल को हम जल हम हमारे लिए बहुत एसेंशियल कमोडिटी होती है और ये घरेलू काम में भी हम उपयोग में ला सकते हैं। कठोर जल ये हम जानते हैं कि साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता है, अतः जब हम इससे कपड़े धोते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाई आती है। साबुन भी हमारा अननेसेसरी ज़्यादा खर्च होता है और हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसी तरह से खाना पकाने में भी कठोर जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि अगर इसको हम कठोर जल को खाना पकाते हैं तो खाना भी लेट पकता है और हमें कब्ज की समस्या हो जाती है और खाना भी जल्दी से नहीं पचता है। कठोर जल पीने से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी खराब हो जाता है। उद्योग धंधों में अगर हम कठोर जल का यूज करते हैं तो जैसे शक्कर का क्रिस्टलीकरण करते हैं, शक्कर का जो दाने बनते हैं उसको क्रिस्टलीकरण बोलते हैं हम, तो शक्कर का क्रिस्टलीकरण भी आसान नहीं होता है। कपड़ा उद्योग में भी कैल्शियम मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं उनके कारण जो कलर हमको एक्चुअल में चाहिए प्रिंटिंग के लिए वो कलर दूसरा ही कलर बन जाता है वहाँ पर, तो ये भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। इसी तरह से इंडस्ट्री जो होती है दवाई हमको बनानी है कुछ और, जैसे सोडियम का सॉल्ट हमको बनाना, वो पता लगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट बन गया, ठीक है, तो वो दवा हमारे लिए जो कई बार हम दवा एक रोग का उपचार करने के लिए होता है वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो इसलिए कठोर जल के कई सारे डिसएडवांटेज है। पेपर उद्योग में भी जैसे कठोर जल हमने यूज़ किया है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं उनके कारण जो पेपर होता है, अगर 10-5 साल उस पेपर को जैसे मान लो हमने तय बना के रख दिया तो उसमें हार्डनेस आ जाती है पेपर में भी, और जहाँ से जो तय थी वहाँ से वो पेपर टूट जाता है। तो ये भी एक अपने आप में एक डिसएडवांटेज है। अब बात आती है कि जो स्टीम जनरेशन हम करते हैं बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट करते हैं। बॉयलर ऐसे डिवाइसेज होती है इंडस्ट्रीज में जिनकी सहायता से हम भाप बनाते हैं, और ये जो भाप है विभिन्न प्रकार के जो पावर स्टेशंस है, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है उनमें हम भाप बनाने के लिए बॉयलर का यूज़ करते हैं। ये बॉयलर लोहे के बने हुए बड़े बड़े टैंक होते हैं और ये जो बड़े बड़े टैंक होते हैं इनको हीट करते हैं, हीट से इनके अंदर पानी भरते हैं और उस पानी से जब हीट किया जाता है इनको तो भाप बनती है। इस भाप को हम इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। अब बात ये आती है कि जो बॉयलर होते हैं, इन बॉयलरों में अगर आपने हार्ड वाटर यूज़ कर लिया तो उसकी कई सारी हमको हानियां यहाँ पर झेलनी पड़ती है। एक जो सबसे बड़ी 3 जो इसके डिसएडवांटेज हमको झेलने पड़ते हैं वो है, एक तो स्केल और स्लज फॉर्मेशन। स्केल मानी होता है पपड़ी, है ना, पपड़ी बन जाती है बॉयलर के अंदर, और एक होता है स्लज यानी उसके अंदर अपने आप में एक गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल डिपोजिट हो जाता है बॉयलर के अंदर, तो वो भी हार्ड वाटर के कारण होता है। बॉयलर के अंदर कोरोजन हो जाता है, बॉयलर में संक्षारण, बॉयलर में जंग लग जाती है, बॉयलर एक तरह से धीरे धीरे करके डिके हो जाता है। तो एक ये डिसएडवांटेज होती है हार्ड वाटर की इंडस्ट्रीज में। और एक होता है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। प्राइमिंग का मतलब होता है कोई भी जो पानी है उस पानी की जब हम भाप बनाते हैं तो भाप के साथ साथ अगर पानी भी चला जाता है, यानी जो भाप होती है वो वेट भाप अगर होती है, नम भाप होती है, तो उसे प्राइमिंग बोलते हैं। एक होता है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का सीधा सीधा मतलब होता है यहाँ पर झाग बनना या बुलबुले बनना। तो झाग बनना और बुलबुले बनना भी अपने आप में बॉयलर की एफिशिएंसी को कम करना। इनका हम वन बाय वन ABC तीनों जो कारण एडवांटेज है इनका हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर में। स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, स्केल का मतलब होता है पपड़ी और स्लज का मतलब होता है एक अपने गाढ़ा गाढ़ा सीवेज या स्लज का डिपोजिट होना बॉटम पे, किसकी पे, बॉयलर की बॉटम पे अंदर की तरफ एक स्लज का जमा होना, वो एक तरह से हमारे लिए हानिकारक होता है बॉयलर इससे कि अब बॉयलर में लगातार जब भाप बनती है तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो लवण होते हैं, जब हम इसका कठोर जल यूज़ करते हैं तो इसकी जो कंसंट्रेशन है घुले हुए लवणों की उसमें वृद्धि हो जाती है, और इन लवणों की सांद्रता जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं। जब ये अवक्षेपित सॉल्ट का जो अवक्षेप होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उस अवस्था में ये स्लज कहलाता है। और जब यही अवक्षेप या पपड़ी जो होती है या बहुत रिजिड और जो कि खुरचा नहीं जा सकता, वो बहुत ज़्यादा चिपक जाता है उसके ऊपर,
तो ये सामान्यतः उसको हम क्या कह देते हैं, स्केल या पपड़ी बोल देते हैं। उस अवस्था में क्या बोलते हैं इसको हम, स्केल या पपड़ी बोल देते हैं। और ये जो स्केल और पपड़ी होती है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। बॉयलर के जल में घुले लवण, खास करके मैग्नीशियम का सल्फेट है, मैग्नीशियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है या कैल्शियम का क्लोराइड है, ये लवण जब जल के अंदर घुले रहते हैं और इनको हम बॉयलर के अंदर फीड करते हैं, तो इस प्रकार से बॉयलर के अंदर जब उसको हीट किया जाता है तो ये जो पदार्थ है वहां पर बन जाते हैं या उसमें घुले रहते हैं जल के अंदर। तो इन सब से मिलकर के एक क्या बन रहा है, हम ये मानते हैं स्लज का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो स्लज का फॉर्मेशन होता है, ये स्लज का फॉर्मेशन हमारे लिए हानिकारक होता है। अब बात आती है कि स्लज किस तरह से नुकसानदायक होता है। स्लज जो होता है इसके कारण अधिक ईंधन का कंजप्शन होता है और बॉयलर की दक्षता में कमी आ जाती है। बॉयलर के जो पाइप होते हैं वो भी अवरुद्ध होने की संभावना रहती है। अब बात आती है प्रिवेंशन ऑफ स्लज फॉर्मेशन। स्लज फॉर्मेशन को रोकथाम कैसे करें, या जो स्लज बन रहा है उस स्लज को हम कैसे रोकें। तो सबसे बड़ा काम हम ये करें कि उसमें हार्ड वाटर फीड नहीं करें, उसमें हम मृदु जल का उपयोग करें, सॉफ्ट वाटर का यूज करके रोका जा सकता है। कठोर जल को बॉयलर से निकाल करके और फ्रेश वाटर से भर दिया जाता है बार बार। जैसे हम 2-4-5 दिन में किया, हमने पूरा हार्ड वाटर उसमें से निकाल के बाहर कर दिया और फ्रेश वाटर उसमें भर दिया, तो ऐसे भी हम इसको स्लज को फॉर्मेशन से रोक जा सकते हैं। अब बात आती है पपड़ी, स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन सामान्यतः कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अपघटन जैसे होता है, इनसे भी बनता है ये। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर डिपोजिट हो जाती है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है मैग्नीशियम सॉल्ट्स का, तो भी एक तरह से इनका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, ये भी वहां पर डिपोजिट हो जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट उच्च ताप पर क्या होता है, जो बॉयलर की दीवार होती है उन बॉयलर की दीवारों पर उनका प्रिसिपिटेट होकर के और एक रिजिड स्केल के रूप में वहां पर जमा हो जाता है। विभिन्न प्रकार के जो सिलिका सैंड या SiO2 जो अल्प मात्रा में अगर पानी के अंदर प्रेजेंट रहती है, तो ये भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ में मिलकर के कैल्शियम सिलिकेट तथा मैग्नीशियम सिलिकेट के रूप में डिपोजिट हो जाती है और एक स्केल फॉर्म वहां पर हो जाती है। तो ये 4-5 कारण हैं स्केल फॉर्मेशन के। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो जाता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट डिपोजिट हो जाते हैं और सिलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सिलिकेट्स है उनके बनने के कारण वहां पर स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात आती है कि जो स्केल फॉर्मेशन है उसको हम क्या हानि होती है बॉयलर में। सामान्यतः जो बॉयलर की पपड़ी बनती है, बॉयलर की पपड़ी एक तरह से हमको अननेसेसरी ज्यादा हीट क्या कंजप्शन करना पड़ेगा, ईंधन का कंजप्शन ज्यादा करना पड़ेगा। कई बार बॉयलर की जो ट्यूब्स होती है वो भी अवरुद्ध हो जाती है, जिससे बॉयलर की दक्षता में भी कमी आती है। बॉयलर की जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है इससे। और कई बार क्या होता है कि सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है पपड़ी बनने का, स्केल फॉर्मेशन का, वो ये है कि बॉयलर का फटने का खतरा सबसे बड़ा एक तरह से नुकसान होता है। ये कई बार क्या होता है कि स्केल फॉर्मेशन के कारण बॉयलर को हम तो ये मानते हैं कि भाई बॉयलर से ज्यादा हम हीटिंग करें जिससे ज्यादा भाप बनेगी, लेकिन उसके अंदर जो जमी स्केल है वो ईंधन को ज्यादा कंज्यूम करेगी। और लेकिन जैसे ही ज्यादा आप हीटिंग रेट करते हैं तो स्केल जो बनी हुई है बॉयलर के अंदर की दीवार के अंदर वो एकदम अनइवन हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण वो क्रैक होती है, और क्रैक होने के कारण जो पानी है उसको एकदम ऊष्मा लगती है, हीट लगती है। इसके कारण एकदम भाप बनती है बॉयलर के अंदर और बॉयलर का आंतरिक प्रेशर अधिक हो जाता है, आंतरिक दबाव ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण कई बार बॉयलर फट जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। और बॉयलर फटने से बहुत सारी जान माल की नुकसान होता है, बहुत सारा नुकसान हमको उठाना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक तरह से नुकसान होता है। स्केल फॉर्मेशन हमको कैसे रोके, स्केल फॉर्मेशन को रोकने के जैसे बाह्य उपचार हम क्या करें एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए, बॉयलर में हार्ड वाटर के स्थान पर सबसे बड़ा काम हम करें कि सॉफ्ट वाटर का यूज करें, जिससे हम इसको रोका जा सकता है। और सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए हम लाइन सोडा प्रोसेस है, जियोलाइट प्रोसेस है या आयन एक्सचेंज मेथड है, इन मेथड की सहायता से हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करके ऐसा कर सकते हैं। इंटरनल जो है ट्रीटमेंट करके भी हम इस विधि से इसको कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स घुले हुए पानी के अंदर उनको कई केमिकल ऐड करके और स्केल फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। अब एक और तरीका इसमें कोलोइडियल कंडीशनिंग के द्वारा भी हम इस विधि के सहायता से हम सामान्यतः विभिन्न प्रकार के जैसे टेनिन है, अगार अगार या एक समुद्री घास होता है ये, और केरोसिन है, इनको मिला करके भी हम क्या कर सकते हैं
स्केल फॉर्मेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि जो स्केल बनेगा वो स्केल बनेगा तो सही, लेकिन वो इस कंटेनर की जो दीवार है, बॉयलर की जो दीवार है, उस पर ज़्यादा चिपकेगा नहीं, जिसको हम आसानी से एक तरह से बैकवाश करके हटा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम बॉयलर फीड वाटर को, एक दूसरा तो जो तरीका है फॉस्फेट कंडीशनिंग। फॉस्फेट कंडीशनिंग ये जो टेक्निक है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो बॉयलर फीड वाटर है उसके साथ में सोडियम फॉस्फेट को मिलाने से सोडियम फॉस्फेट जब मिला दिया जाएगा तो ये सोडियम फॉस्फेट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ में मिल करके कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट में बदल जाता है, जिसको हम आसानी से हटा सकते हैं। जैसे 3CaCl2 प्लस Na3PO4, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट होगा तो यहाँ पर ये कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा, तो इनको हम आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कार्बोनेट कंडीशनिंग, इसमें भी हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को बॉयलर के अंदर जब डाला जाता है तो स्केल बनाने वाले जो कैल्शियम सल्फेट है उनके साथ में इसकी रिएक्शन होकर के कैल्शियम कार्बोनेट में ये बदल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका अवक्षेपण हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेशन हो जाता है और सोडियम सल्फेट बन जाता है यहाँ पर, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम आसानी से बॉयलर के अंदर से हटा सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरी टेक्निक है, जैसे हम होते कैलगन टेक्निक। ये जो कैलगन टेक्निक है, इस कैलगन टेक्निक में हम क्या करते हैं, सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जो कि कैलगन के रूप में जाना जाता है, बॉयलर के अंदर जो पानी हमने डाला है उसमें इसको मिला देते हैं, तो स्केल बनाने वाले जो केमिकल है उनके साथ में सामान्यतः विशेष प्रकार का संकुल बना देता है जो कि अविलेय होता है, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो इस तरह से स्केल फॉर्मेशन इसमें रुक जाता है। कैल्शियम सल्फेट ये आपका कैलगन केमिकल हो गया, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, तो इसके साथ में ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से बॉयलर के अंदर जो पपड़ी है उसको बनने से हम रोक सकते हैं। अब बात आती है बॉयलर का संचारण। बॉयलर का संचारण कई तरीकों से हो सकता है। विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं उनमें के जो केमिकल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन के कारण संचारण होता है। विभिन्न प्रकार के जो खनिज अम्ल होते हैं वो बन जाते हैं रिएक्शन के दौरान, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये HCl यहाँ पर जनरेट हो जाता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस HCl। ये जो HCl बन रहा है यहाँ पर, ये HCl चूंकि बॉयलर आयरन का होता है तो इसके साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो ये FeCl2 का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर H2 बनेगा। ये जो FeCl2 है ये अगेन वाटर के साथ में मिलकर के FeOH का हाइड्रोलाइज में कन्वर्ट हो जाता है। जल घुलित CO2 के कारण भी यहाँ पर कोरोजन हो सकता है, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और ये भी संचारण करती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण भी संचारण हो सकता है, और ये ऑक्सीजन बॉयलर का जो मटेरियल है यानी Fe का ऑक्सीडेशन कर देती है, और ऑक्सीडेशन करके और उसका रेस्टिंग में उसको कन्वर्ट कर देती है, जैसे Fe प्लस H2 प्लस O2, तो ये FeOH का हाइड्रोलाइज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी फेरस हाइड्रोक्साइड में बन जाती है। ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है अगेन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके और रेस्ट Fe2O3 प्लस 2H2 इसमें इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर हो जाता है इसका। अब बात आती है कि नेक्स्ट बॉयलर के कोरोजन से हमको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। बॉयलर के कोरोजन से हमको कई सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। उसमें एक तो यह है कि बॉयलर की लाइफ कम होती है, बॉयलर का जो मेंटेनेंस हम रखने की जो लागत है वो भी हमारी एक तरह से अधिक हो जाती है। बॉयलर के जो जॉइंट्स है उनमें लीकेज हो जाता है। अब बॉयलर के कोरोजन को हम कैसे रोकें, मृदु जल का उपयोग करके रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरा, बॉयलर फीड जो वाटर है उसमें विभिन्न प्रकार के क्षार या एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, क्षार मिला करके। ऑक्सीजन या CO2 को कम की मात्रा को कम करने के या घुलित CO2 को कम करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से ये अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइट और सोडियम सल्फाइड Na2SO3 या Na2S को हम ऐड कर सकते हैं, जिससे उसमें जो ऑक्सीजन एक्सेस ऑक्सीजन है वो वहां से रिमूव हो जाती है। सोडियम सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से सोडियम सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से
हम उसको हटा सकते हैं। अब बात आती है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। प्राइमिंग और फॉर्मिंग एक इस तरह की टेक्निक होती है या इस तरह की एक घटना होती है जिसमें सामान्यतः हम पहले बात करें अगर प्राइमिंग की, तो जब बॉयलर में उच्च ताप पर जब हम अधिक वाष्प बनाते हैं तो कुछ जल की बूंद भी भाप के साथ साथ आ जाती है। तो ये जो जल की बूंदें हैं जब भाप के अंदर बन जाती है तो हम इसे क्या कहेंगे, वेट स्टीम फॉर्मेशन। तो ये जो वेट स्टीम फॉर्मेशन की जो घटना है, ये वेट स्टीम फॉर्मेशन की घटना ही सामान्यतः प्राइमिंग कहलाती है। अर्थात प्राइमिंग का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन स्टीम। स्टीम के अंदर जल की उपस्थिति ही प्राइमिंग कहलाती है। अब बात आती है कि इस प्राइमिंग के क्या कारण है भाई। प्राइमिंग के जो कारण होते हैं मुख्य रूप से वो तो एक तो है हाई वेलोसिटी से हम स्टीम का जनरेशन कर रहे हैं, बॉयलर के अंदर जल स्तर ऊंचा है वो भी इसका कारण हो सकता है, बॉयलर का एक डिजाइन सही नहीं है तो वो भी इसका कारण होता है। कई बार क्या होता है कि जल के अंदर घुलनशील अशुद्धियां होती है, उसके कारण भी एक तरह से इस प्रकार की घटना हो सकती है। तो ये कई कारण हो सकते हैं। अब बात आती है कि प्राइमिंग के से हमको क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं। प्राइमिंग के कारण जो वेट स्टीम है उसमें घुलनशील जो सॉल्ट होते हैं बॉयलर के जो पार्ट्स है और उनकी जो नलियां हैं उनकी दक्षता को घटाते हैं, उनमें केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है। स्टीम के अंदर वाटर की बूंदें बॉयलर को संचारण करती है, तो ये भी इसका एक बड़ा नुकसान होता है। अब रोकथाम कैसे करें। भाप बनने की जो दर है उसको हम अचानक कम या ज़्यादा नहीं करें, जल का स्तर हमको कम रखना चाहिए बॉयलर के अंदर। दूसरा सबसे बड़ी बात है उचित बॉयलर का डिजाइन करें, और सब चीज़ों का जो एक तरह से एक दवा है, एक जो की है वो है हम सॉफ्ट वाटर का यूज़ करें। बॉयलर फीड वाटर जो होता है उसमें केवल और केवल हम सॉफ्ट वाटर का यूज़ करें। अब बात आती है फॉर्मिंग की। फॉर्मिंग एक इस प्रकार की परिघटना है या एक इस तरह की स्थिति होती है जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो उसके अंदर झाग बनना या उसके अंदर बुलबुले उठना, ये प्रक्रिया फॉर्मिंग कहलाती है। जो कि पानी, और ये ऐसा क्यों होता है, जब पानी के अंदर विभिन्न कोई क्षार प्रेजेंट है या पानी के अंदर कोई तेल प्रेजेंट है तो सामान्यतः फॉर्मिंग की प्रक्रिया या फॉर्मिंग की घटना हो सकती है। तो इस प्रकार पानी के अंदर बुलबुले उठना या झाग बनना ये ही फॉर्मिंग की प्रक्रिया कहलाती है। जब अब हानि क्या होती है, जल का स्तर मापने में कई बार हमको कठिनाई होती है, जिससे बॉयलर के अंदर भाप का दबाव बनाए रखने में हमको समस्या आती है। रोकथाम कैसे करें। फॉर्मिंग को हम निम्न तरीके से भी रोक सकते हैं। एक तो एंटी फॉर्मिंग केमिकल जैसे कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ये हम इसमें मिला दे तो सामान्यतः फॉर्मिंग की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो ऑयल्स या सोप अगर है उसके अंदर तो उनको हटा करके भी हम फॉर्मिंग की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो इस तरह से हार्ड वाटर की बहुत सारी डिसएडवांटेज हमने जो देखी उद्योग के अंदर या बॉयलर के अंदर, तो इसमें इन सब चीज़ों को हमको हटा करके ही बॉयलर के अंदर इन सब सॉफ्ट वाटर को फीड करना चाहिए। क्योंकि बॉयलर के अंदर हमें अगर बॉयलर फट जाते हैं तो हमको बहुत सारी जान माल का नुकसान और उठाना पड़ता है। इसलिए इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होता है। थैंक यू।